आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट, राइटिंग प्रोसेस का तीसरा हिस्सा। फर्स्ट हमने किया था आइडिएशन और प्लानिंग, सेकंड हमारा था ड्राफ्टिंग यानी कि रफ ड्राफ्ट करना। हमने काम कर लिया प्लानिंग के हिसाब से, काम को रीचेक करेंगे या रिव्यू करेंगे। ये थोड़ा सा मजे का काम होता है। आगे स्लाइड्स में भी हम अभी चलेंगे, लेकिन बेसिक समझो कि पूरा जो क्रक्स है वो आपका रिवीजन का वो इस इमेज के अंदर ही है। रिवाइज करना और एडिट या प्रूफ रीड करना। ये एक्रोनिम्स दिए हुए यहाँ ARMS। ये बनता है, आर से क्या बनता है, एम से क्या बनता है, एस से क्या बनता है। एंड राइट हैंड साइड पे कप्स दिए हुए CUPS के, सी से क्या है, यू से क्या है, पी से क्या है, एस से क्या है। ये इससे इनको समझने से जो है ना वो रिवीजन करना या रीचेक करना आसान हो जाता है। या आपको ये पता होता है कि जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ या रीचेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें माइंड में रखने की जरूरत है। आर्म्स को और कप्स को माइंड में रखने की जरूरत है। अब आर्म से ARMS से क्या बनेगा, CUPS से क्या बनेगा, वो हम देखते हैं। जब आप काम को रिव्यू कर रहे होते हो तो पहले आपने ये देखना होता है कि कोई चीज, प्लानिंग साथ में होती है आपके, यानी कि आउटलाइन आपके साथ में पड़ी हुई होती है, और जो आपने रफ हैंड रिटन या टाइप किया होता है वो भी आपके साथ में पड़ा हुआ होता है। तो आपने दोनों चीजों को मैच करना होता है कि जो प्लान मैंने चीजें डाली हैं या नहीं डाली। तो आपने उसमें ये चेक करना है कि मैंने कोई चीज ऐड तो नहीं करनी अपने काम में जो कि मेरे आउटलाइन में थी, मेरी प्लानिंग में थी, लेकिन किसी वजह से वो मेरे हैंड रिटन या जो मैंने टाइप किया था मेरे राइटिंग के अंदर वो चीज नहीं आई है, वो पॉइंट नहीं आया है। तो कोई ऐसी डिटेल, कभी कभी होता है कि हम थोड़ी सी बात को लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा था आधी बात लिख दी और लिखते लिखते कहीं और थॉट चला गया तो आपने कोई और बात लिख दी है। वो चीज तो नहीं है कि हमने डिटेल्स मेंशन नहीं की। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉइंट है वो ही हम नहीं डालते, कभी कभी पॉइंट डाल देते हैं लेकिन जितनी उसको डिटेल में बताना था या एक्सप्लेनेशन देनी थी उसकी जो प्लानिंग में थी वो हमने नहीं डाली। हमने छोटा सा लिखकर उसको जो है ना वो इनकम्प्लीट काइंड ऑफ फील देके छोड़कर हम आगे मूव ऑन कर गए। तो ऐसी सिचुएशन में भी इसका मतलब है कि हमें डिटेल्स डालने की जरूरत है। कभी कभी हम सिरे से पॉइंट ही डालना कोई भूल जाते हैं तो वो भी हमें ऐड करने की जरूरत होती है। कभी किसी चीज की डिस्क्रिप्शन हमने देनी होती है जो कि प्लानिंग में थी कि मैं ये चार्ट डाल रहा हूँ या ये मैं पाई चार्ट या टेबल डाल रहा हूँ, मैंने देनी है। आपकी आउटलाइन में थी लेकिन लिखते लिखते आपने उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, आपने सिर्फ पाई चार्ट डाल दिया। तो ऐसे में कोई भी चीज आपको ऐड करनी हो, यहाँ सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं कि कोई चीज आपने ऐड करनी हो तो आपका माइंड में ये रखना है कि प्लानिंग के हिसाब से एनीथिंग मिसिंग इन माय राइटिंग, इसका मतलब है वो चीज मैंने ऐड करनी है। आर से बनता है इसी का ऑपोजिट, रिमूव करना, यानी कि अपनी पीस ऑफ राइटिंग वो चीजें डल गई हैं लिखते लिखते जो कि मेरे प्लानिंग में शामिल नहीं थी। तो मुझे उन पर्टिकुलर चीजों को, पॉइंट्स को, एक्सप्रेशन को, वर्ड्स को, पैराग्राफ को, या कोई पाई चार्ट या कोई ऐसी चीज मैंने डाल दी, तस्वीर डाल दी जो मैंने नहीं डालनी थी, या कोई एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है या डिस्क्रिप्शन दे दी है जो कि मैंने नहीं देनी थी, वो आपको रिमूव करनी होगी। कभी कभी कोई वर्ड्स तो जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो मेरी राइटिंग की टोन अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे इन वर्ड्स को जो है ना वो रिमूव ही करना पड़ेगा सिरे से, या कोई सेंटेंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें हटानी ही पड़ती है, डिलीट ही करनी पड़ती है, तो रिमूव करनी पड़ती है आपको। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, पॉइंट्स हो गए, या आपके अगेन अगर कोई डाल रहे हो वो हो गया कि मूव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग में था कि ये पैराग्राफ या ये इमेज या ये एक्सप्लेनेशन या ये आपका पॉइंट पेज नंबर 4 पे आएगा या पेज नंबर 2 वाले जगह के ऊपर आएगा, और आपने देख रहे हो ये मैंने डाला तो है, उतना ही डाला है जितना मुझे डालना था, लेकिन मैंने गलत जगह उसको प्लेस कर दिया है। तो मुझे इस एलिमेंट को, इस चीज को मूव करना होगा, इसकी जगह को। ना मैंने इसको ऐड करना है क्योंकि मुकम्मल है, ना मैंने इसमें से कोई चीज रिमूव करनी है क्योंकि ये चाहिए था, लेकिन गलत जगह पे प्लेसमेंट हो गई है तो इस वजह से मैंने उसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, गुड है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट, यानी कि रिप्लेस करना, उसके जगह कोई और चीज को लेके आना। ये जरूरी भी था पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन जरूरी भी थी, लेकिन गलत अल्फाज में शायद लिखी गई है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने यूज कर दिए हैं, या सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा,
ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। ग्रामेटिकली शायद गलत हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाली तो है, लेकिन मैंने इसके लिए वर्ड चॉइस डिफरेंट करने पड़ेंगे, कोई सेंटेंस को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा, तो मुझे सब करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन को। कभी वो एक दो लफ्ज भी हो सकते हैं, कभी सेंटेंस हो सकता है। आपको पढ़ने से लग रहा है कि मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, या ये पॉइंट जिस तरीके से मैं पेश करना चाह रहा हूँ वो मुझे ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मेरे ऑडियंस को भी उतना इम्पैक्ट नहीं देगा। तो मैंने ये चीज डालनी तो है, लेकिन मैंने इन को थोड़ा सा चेंज करना है, टोन को थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो ही इंफॉर्मेशन डलेगी, लेकिन उसको रिप्लेस कर दोगे विद डिफरेंट वर्ड्स। आप यहाँ तक भी क्लियर है? ये सर्टेन चीजें हैं जो हमने टिक कर, जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं या हम अपने काम को रीचेक कर रहे होते हैं, या इवन दो किसी और के काम को भी हम रीचेक कर रहे हैं, या कोई हमारे काम को भी रीचेक कर रहा है, तो जो रिव्यूअर होता है उसको ये सर्टेन चीजें माइंड में रखने की जरूरत है, चाहे आप अपने काम को कर रहे हो, चाहे आप किसी और के काम को कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द कप्स, ये एडिट स्लैश प्रूफ रीडिंग के अंदर आ जाता है। सी से बनता है कैपिटलाइजेशन या कैपिटलाइज करना। जहां कैपिटलाइजेशन की जरूरत थी उन एलिमेंट्स को मैंने कैपिटलाइज किया है, या जहां जरूरत नहीं थी वहां गलती से कोई कैपिटलाइजेशन तो मैंने नहीं कर दी। यूजुअली कहाँ कहाँ आपको माइंड में है, अगर मैं इस स्लाइड को हटाऊं, कैपिटलाइज कहाँ कहाँ करते हैं? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रॉपर नाउन्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताओ चैट में, और पीछे वाले बच्चे, वो तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, पीछे वाले बच्चे। अदर देन प्रॉपर नाउन एंड स्टार्टिंग द सेंटेंस, बचपन से ही हमें पता है। उसके अलावा सच एज, ओके, गुड। और इन्होंने जो कहा मंथ्स, अगर हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, डेज के नाम अगर हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो भी आपके कैपिटल से स्टार्ट होंगे। अगर आप लिख रहे हो आई एम गोइंग टू टेक एन ऑफ ऑन फ्राइडे, तो वो जो आपका फ्राइडे तो सेंटेंस के बीच में ही आ रहा है, स्टार्ट में तो नहीं आ रहा, लेकिन वो कैपिटल एफ से होगा। सितंबर की बात कर रहे हो तो वो भी चाहे मिडिल ऑफ द सेंटेंस में है, वो आपका कैपिटल एस और कैपिटल डी से होगा। तो ये चीजें अगर हम स्मॉल से लिख लेंगे तो वो हमारी जो है वो एरर में चली जाएंगी वो चीजें। उसके अगर मैं एग्जाम की पेपर की बात करूँ तो मार्क्स हमारे कटेंगे, और अदरवाइज भी वो देखने में भी चीज इनअप्रोप्रिएट होती है, क्योंकि वो ग्रामेटिकल उसमें एरर आ जाता है। नहीं, सारे बड़े लिखेंगे ऑफ के बजाय। टाइटल्स एंड एक्रोनिम्स, गुड। टाइटल्स यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो उसका डी आप कैपिटल लिखोगे। इवन अगर एब्रिविएशन लिख रहे हो, हम जब लिखते हैं ना मिस्टर मिसेस, तो उसका एम कैपिटल नहीं करते, सर लिखते हैं तो एस कैपिटल करते हैं, चाहे वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में हो, हम उसको स्मॉल एस से नहीं लिखेंगे। मैडम लिख रहे हैं, डियर मैडम, तो वो डियर के बाद एम कैपिटल हमारा होता है। टाइटल होते हैं प्रोफेसर, कैप्टन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये इस तरह के जो, तो वो टाइटल्स को भी हम स्टार्ट में जो है वो अपना कैपिटलाइज करेंगे, चाहे वो आपके मिडिल ऑफ द सेंटेंस के अंदर आ रहे हो। एक बच्चे ने लिखा है एक्रोनिम, बहुत अच्छी बात है। ये एक्रोनिम मतलब ये जो अभी हम बात कर रहे थे, CUPS, जैसे CFE है हमारा, CFE स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्सेलेंस। तो अगर हम CFE लिख रहे हैं तो हम स्मॉल में नहीं लिख सकते, क्योंकि C लिखना है तो चलो C कैपिटल लिख दिया, FE हम स्मॉल में लिख देंगे, क्योंकि वो एक्रोनिम है, ठीक है ना। उसका लॉन्गर फॉर्म अलग है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो जब हम एक्रोनिम्स लिख रहे होते हैं तो भी हमें कैपिटल करना पड़ता है। CFE को, तीनों को हम लेटर्स को कैपिटल करेंगे, तो भी आपको माइंड में रखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड बात कर रहे हो और पूरा वर्ड यूनाइटेड नेशंस नहीं लिखा, खाली UN लिख रहे हो, तो फिर U और N दोनों कैपिटल होंगे। और अगर यूनाइटेड नेशंस दो अलग अलग वर्ड लिख रहे हो तो यूनाइटेड का U और नेशन का N कैपिटल होगा। तो ये कैपिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। हम बहुत कम इसको, पंक्चुएशन जो नीचे आएगा उसको भी और कैपिटलाइजेशन को भी हम इतना ज्यादा वो अहमियत नहीं देते कि किस ऑल दैट। इसी वजह से फिर हमारी ये गलतियां हमारे साथ ही रहती हैं, और फिर जहां वाकई चेक होती हैं ये चीजें, एग्जाम कह लो या प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, तो वहां फिर हमें जाके जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, फिर वहां सीखना पड़ता है। सीख लेता है इंसान इवेंचुअली, जब पता होता है कि ये आपको आगे लेके जाएगा या समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर हम वक्त से पहले इस चीज को समझ लें तो फिर एंड टाइम के ऊपर उसको समझना जरा आसान हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पता होता है हमें चीज। ओके, यूज से यूजेज।
आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो आपको पता है कि यहाँ मुझे नाउन यूज करना था, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें पर होल्ड होना जरूरी है कि यहाँ मुझे वर्ब यूज करना था तो मैंने कहीं नाउन तो यूज नहीं कर लिया, या मुझे करना था तो मैंने वर्ब या एडजेक्टिव तो यूज नहीं कर लिया है, या एडवर्ब तो यूज नहीं कर लिया। जो भी वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात नहीं होगी, मेरा मतलब है महदूद नहीं है सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। ये वन ऑफ द स्टेप्स है कि आप जो चीज यूज कर रहे हो वो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से सही है। दूसरा, वर्ड चॉइस भी आप जो यूज कर रहे हो, जो अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करने वाले हो, वो अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन के हिसाब से कि नहीं। कहीं रूड तो नहीं हो, कहीं बहुत ज्यादा पोलाइट तो नहीं हो रहे हो, कहीं आपको थोड़ा फर्म होने की जरूरत है। फर्म होने का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा एक अपना एक वो चीज रखते हो, अगले बंदे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हो, उसको ये कन्वे करने की कोशिश करते हो कि यस आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, विदाउट बीइंग एंग्री विद द अदर पर्सन, कि जी मैं हायर पोजीशन के ऊपर हूँ, या मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि आई नो अ लिटिल बिट मोर देन यू, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग, लेकिन आपको फर्म होने की जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में आप फर्म हो रहे हो, या आप बिल्कुल ही एक काइंड ऑफ अ डोरमैट बन रहे हो, हाँ जी जो मर्जी आए आप लोग कर ले, हम तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और जो आए आता है आए, चल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पंक्चुअलिटी एक अच्छी आदत है। तो ऐसे में आप कन्वे करें तो अगला बंदा कहेगा कि वो कह तो रहे पंक्चुअलिटी लेकिन कोई सख्ती नहीं दिखा रहे हैं, कोई फॉर्मनेस नहीं है, तो हम ना भी आएंगे टाइम पे ऊपर तो उन्होंने क्या कह देना है। लेकिन आपका मकसद ये था कि आपका मैसेज वो कन्वे हो रहा था कि बेटा पंक्चुअल होना, लेकिन कन्वे किस तरह कर रहे हो कि आगे आगे नहीं आए टाइम पे तो कोई मसला नहीं है, दिखानी है थोड़ी सी विदाउट बीइंग रूड, तो वो फॉर्मनेस हम दिखा रहे हैं। हमारे वर्ड चॉइस में ऐसी कोई चीज आ रही है कि अगला बंदा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि हम किस तरह की वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो अल्फाज का चुनाव सिचुएशन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, या जो पर्पस है आपका या जो ऑडियंस है आपकी, उसको माइंड में रखते हुए हमने अपने वर्ड्स को चूज करना है, मे दैट बी एनी। फिर आपका पी आता है पंक्चुएशन, जिसमें हम काफी गड़बड़ कर जाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स किन किन बच्चों को क्लियर है? फुल स्टॉप कहाँ कहाँ डलता है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये तो सारे बच्चों को पता है। और सॉरी, एब्रिविएशंस यानी कि एक्रोनिम्स के बीच में सिस्टर के आगे और क्यों डलेगा फुल स्टॉप? सिस्टर और सर के आगे तो नहीं डलेगा, उधर तो कॉमा आ जाएगा अगर जरूरत है तो, वरना फुल स्टॉप तो नहीं आएगा। और कहाँ आएगा फुल स्टॉप? कभी डेट लिखते हैं ना हम फुल स्टॉप के साथ, आज जैसे 26 है, स्लैश या डैश डालने के बजाय भी हम डॉट भी डाल देते हैं, तो 26.12.24 भी आप कर सकते हो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, तो उधर भी मल्टीपल जगहों के ऊपर आपका ये जो फुल स्टॉप होता है वो यूज हो सकता है। और क्वेश्चन मार्क का तो सारों को पता है, जब सवाल करना होता है तो ही होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सप्रेशन या इमोशंस को जब शो करे हो तब, अननेसेसरीली उसको बिल्कुल भी नहीं डालना है, कि जहां जरूरत नहीं है और उसको आप बिल्कुल नहीं डालोगे। कॉमा क्यों होता है? लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए, बात को पॉज देने के लिए, कोई चीज हमने जैसे वो कह रहे हैं लिस्ट में ऐड अप करनी है कि ये भी है ये भी है ये भी है, तो आप कॉमा डालोगे। फ्रेजेस अलहदा करने के लिए कि आपका सेंटेंस, अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, एक हिस्सा आपका सेंटेंस का यहाँ है, एक हिस्सा आपका सेंटेंस का यहाँ है, दोनों को मिला के उसे भी आप जो हो वो कॉमा का इस्तेमाल करते हो, तो वो कॉमा भी हम नहीं लगा रहे हैं, तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। एक दो तीन वर्ड्स में आप लोगों को लिखवा रही हूँ, जरा लिखना है इस वक्त। वो इमेज मेरे पास होती है लेकिन वो दूसरी स्लाइड में है, या मैं इधर ही लिख देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ। वॉल कर देती हूँ। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, इसका क्या मतलब है? आओ, फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन बगैर सोचे समझे, जब लॉजिकल सोचेंगे तो फिर तो समझ में आ जाएगा।
फर्स्ट लुक के अंदर क्या चीज समझ में आ रही है, या सुनो तो लेट्स सी ग्रामर, ग्रामर को खाते हैं। और अगर अभी हम ये कर दें, एग्जैक्टली exactly, इधर गई, यू कैन आइदर यूज द फुल स्टॉप और एन एक्सप्लेनेटरी मार्क। इसका क्या मतलब है, आए नानो या दादो खाना खाते हैं, तो एक कॉमा कैन मिस कम्युनिकेट समथिंग, कि अगला बंदा कहेगा। और इसीलिए ये स्पीकिंग में भी हम क्योंकि कॉमा नहीं डाल सकते, स्पीकिंग के क्वेश्चन मार्क डालेंगे, तो स्पीकिंग के अंदर हमारे ये पॉजेस और हमारा ये टोन बताता है कि हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पॉज कर रहे हैं। हम खुद आवाज से पॉज करेंगे और हमारी पिच या हमारी जो टोन है वो कन्वे करेगी व्हाट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट। सो इस वजह से ये कॉमा जो है वो या पॉजेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके, कॉलन और सेमी कॉलन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? कॉलन वो जो ऊपर नीचे वाले, सेमी कॉलन भी लॉन्ग पॉज के लिए होता है, कॉमा आपका शॉर्ट पॉज के लिए होता है, सेमी कॉलन जो होता है जिसके ऊपर एक डॉट और नीचे कॉमा होता है वो आपका जो, या सेमी कॉलन भी आप उसको कह सकते हो, वो लॉन्ग पॉज के लिए होता है कि आपने लॉन्ग पॉज करके कोई बात की है, उसकी मजीद वजाहत या थोड़ी सी डिटेल अगर आप आगे देना चाह रहे हो तो ये इन चीजों के ऊपर अगर फिलहाल स्पेशली कॉमा सॉरी सेमी कॉलन के ऊपर अगर होल्ड नहीं है तो बिला वजह इनको अभी आप अपनी पीस ऑफ राइटिंग में नहीं लेके आना। लेकिन कॉमास क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होते हैं तो उनके ऊपर हमने फोकस करना है जब हम पीस ऑफ राइटिंग कर रहे होंगे कि हमारे कॉमास जो है वो कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो रहे हैं, या हम डालने की आदत ही नहीं है। बड़ा मतलब एक ही जुमला इतना लंबा कहीं ना कहीं ब्रेक आना चाहिए था, वो हमने कॉमा के जरिए नहीं डाला। आई वुड सजेस्ट कि अभी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में होल्ड नहीं है तो गो फॉर शॉर्टर सेंटेंसेस रादर देन बहुत लंबे लंबे जुमले जिनमें जब हमें होल्ड नहीं होता, तो हम जब लंबे जुमले बनाते हैं तो हमसे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टार्ट में कौन सा टेंस यूज कर रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे, आगे जाके हमने कौन से टेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वो गड़बड़ हो जाती है। रादर देन यू कैन डिवाइड योर थॉट्स इनटू टू सिंपलर और शॉर्टर सेंटेंसेस। ओके, द लास्ट इज स्पेलिंग। ये अपनी हमने रिवीजन करते वक्त चेक करनी है कि जल्दी जल्दी में तो लिख लिया था कल वाली, अगर आपको स्लाइड याद हो तो हमने उसमें पहला पॉइंट यही था ड्राफ्टिंग में कि यू डोंट टू वर्क ऑन द स्पेलिंग। उस वक्त जो भी स्पेलिंग आप टाइप कर रहे हो या लिख रहे हो चलेगा। जब आप रिवीजन और प्रूफ रीडिंग पे आए हो तो फिर आपने बारीकी से अपना काम देखना है कि मेरे पास लिटरली फुल स्टॉप और कॉमा से लेकर स्पेलिंग से लेकर जो मैंने ऐड करनी थी इंफॉर्मेशन वो सारी मैंने ऐड सही तरीके से की है, मेरी तरतीब सही है, कहीं मैंने ऊपर से ऊपर तो नहीं करना। जो मैंने कहा था कि आधी बात कभी कभी हम आधे में छोड़ देते हैं, फिर याद आता है उसको कंटिन्यू नहीं किया था, ओहो चलो अब ऊपर क्या छोड़ना, नीचे से ही उसको दोबारा बता देते, पढ़ने वाला खुद ही कनेक्शन बिल्डअप कर लेगा। क्यों, कैसे? वो तो आपके थॉट्स थे, हम आपके माइंड में घुसकर कैसे कनेक्शन को बिल्डअप कर सकते हैं? यू द वन हु शुड लाइक बिल्ड अप द रेपो, और आपको हमें कन्वे करने की जरूरत है एज एन ऑडियंस या एज अ रीडर कि राइटर कोशिश कर रहा था रादर देन रीडर फाइंड आउट करे खुद बार बार पढ़ के अच्छा राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा था। इट्स दी वाइस वर्सा कि रीडर को इजीली और स्ट्रेट अवे समझ में आ जाए कि राइटर क्या कर रहा था। तो कभी कभी हमें रिप्लेस भी करनी पड़ जाती हैं चीजें। स्पेलिंग का ध्यान रखना है हमें, एज एन इंडिविजुअल पता होता है कि हम कहाँ किस स्पेलिंग में ज्यादा गड़बड़ करते हैं या कौन से ऐसे सर्टेन लैंग्वेज के मुझसे गड़बड़ होगी ही होगी। पता होता है बंदे को कि ये वर्ड्स मैं यूज भी करता हूँ राइटिंग के अंदर या स्पीकिंग में भी होते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं स्पीकिंग में करता हूँ तो मैं वो राइटिंग में भी यूज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट मेरे से इसमें गड़बड़ होती ही होती है। तो उन वर्ड्स को तो स्पेशली कॉन्शियस होके कि ये वर्ड है जो मुझे पता है कि गड़बड़ है, तो जब मैं प्रूफ रीड करूंगी अपने काम को तो इन वर्ड्स को तो सर्टेन वर्ड्स को मैंने माइंड में रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे हमें स्पेलिंग्स पता होती हैं लेकिन क्योंकि हम रफ वर्क में जल्दी लिख रहे होते हैं या टाइपिंग कर रहे होते हैं तो एरर आ सकता है। तो ऐसे में आपको माइंड में रखना है कि ओके मुझे इंडिविजुअली भी A to Z अपने काम को स्पेलिंग वाइज भी देखना है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। टाइपिंग हम जब करते हैं तो हो जाता है क्योंकि उसमें आपकी रेड लाइन बनी आ जाती है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है।
लेकिन जब आप हैंड रिटन कर रहे हो तो उसमें तो लिटरली फिर आपको एक एक वर्ड को देखना पड़ेगा प्रूफ रीड करते हुए कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। टाइपिंग में एक पंक्चुएशन का और आपका जो कैपिटलाइजेशन है और आपकी स्पेलिंग है वो काफी हद तक कवर कर देते हैं एमएस ऑफिस के अंदर, इवन अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड नहीं है तो भी। ओके, आर्म्स एंड कप्स क्लियर, या इसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका फीडबैक। ओके, जैनब को क्लियर है, बाकी लोग? ओके गुड। और ये अपनी हैबिट बनाओ अभी से कि अपने काम को 2 से 3 मिनट देने हैं रिटन वर्क को रिवाइज करने के। ये सारी चीजें वो आपको इसलिए सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस कि ये आपको ये अपने लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आर्टिकलशिप जब स्टार्ट प्रोफेशनल करियर तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन वो ये नहीं एक्सपेक्ट करे कि वहां जाकर वो चीजों को आप जो ना अप्लाई करना शुरू करो। वो ये चाह रहे हैं कि आप अपने पेपर्स के लिए भी जो क्लास वर्क कर रहे हो उनके साथ भी ये चीजें अप्लाई करना शुरू करो, ताकि जब तक आर्टिकलशिप पे जाओ तो आप लोगों की ये आदत बन जाए, रादर देन दैट कि उधर जाके दोबारा से याद करना पड़ेगा, हाँ मुझे रिवाइज भी करना पड़ेगा, क्या था, क्या क्या चीजें करते थे याद नहीं आ रहा। तो वो जब अभी से आपका हिस्सा बन जाएगा लाइफस्टाइल का, तो आर्टिकलशिप में रिव्यू करने का काम सर मुझे दे दे मैं कर दूंगा, आपको पता होगा कैसे रिव्यू करना है क्योंकि वो करते आ रहे हो। राधे दिन वहां बैठोगे किसी ने कह दिया रिव्यू, पहले तो गूगल करोगे या वो यूट्यूब करना पड़ेगा, अगर भूल गए हो कि क्या कहना है, अच्छा हाँ 2 3 4 5 मिनट उस पर लगा, ठीक है अब मुझे याद आ गया, चलो अब वो करते हैं। तो कर तो ले, लेकिन ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, आपका थोड़ा सा मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है कि वो हो मुझे ये काम दे दिया, कर तो मैं लूंगा लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में रेकी करनी पड़ेगी, पहले पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया हुआ हूँ या भूल गई हूँ। तो थोड़ा थोड़ा चीजों को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना शुरू करें। आई एम नॉट सेइंग ऑब्वियसली हम ह्यूमन है कि सब कुछ ही परफेक्ट हो जाएगा वाइल वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल्स, लेकिन थोड़ा थोड़ा कि अगर हम चीजें अपने आदत में डालने की कोशिश करें, उसको माइंड चीज को माइंड में रखते हुए कि ये आगे जाके लॉन्ग रन में मुझे हेल्पफुल रहेगी, तो फिर कुछ ना कुछ साथ रहेगा, इफ नॉट 100% ऑफ एवरीथिंग, थोड़ा थोड़ा भी साथ वुड बी मोर देन एनफ। अच्छा, आज हमारी क्लास थोड़ी जरा जल्दी एंड करूंगी मैं बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। रिव्यूइंग में क्या करते हो आप, अपने रफ ड्राफ्ट को रिकैप करते हो यानी कि दोबारा से रीचेक करते हो। डीप रिवीजन इज द की। यार निकलती ही निकलती है, चाहे हम रफ ड्राफ्ट में भी कितने केयरफुल हो। और रफ ड्राफ्ट में केयरफुल भी नहीं है क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट या थर्ड पार्ट हमने करना ही करना है, तो इस वजह से वी डू नॉट नीड टू बी वेरी और एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल वी आर ड्राफ्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये काम हमारे लिए है, हमने इसको रीचेक करना है। तो अब ये लगे रहो, लिखते रहो, देखते रहो, फिर बाद में उसको अपने आउटलाइन से हम टैली कर लेंगे जब हमने करना ही है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकेंगे ड्राफ्टिंग करते हुए, क्योंकि मैंने ये लिख लिया था, अच्छा ठीक है, फिर मैंने क्या होगा आपका फ्लो टूटेगा। तो वो आपका फ्लो ना टूटे ऑफ द थॉट्स, क्योंकि हम रटी हुई चीजें तो नहीं ना लिख रहे, ज्यादातर तो हम अपने पास से लिख रहे होते हैं कि जो पॉइंट हमने बना दिए, खुद सेंटेंसेस बनाने हैं, चाहे वो उर्दू है, पंजाबी है या अंग्रेजी है, कोई भी लैंग्वेज में। तो हम जब बार बार अपने आप को रोक रहे हैं और टोक रहे हैं रफ ड्राफ्ट करते हुए कि यार मैं बार बार देखूं ताकि मुझे रिव्यू में ज्यादा, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को रोक रहे हो। जो सेंटेंसेस जो आइडियाज जो आपने यहाँ लिखे में, उन आइडियाज के ऊपर जो जुमले आपका दिमाग बना रहा है उसको आप बार बार रोक रहे हो, टोक रहे हो, क्योंकि आप बार बार बैक एंड फोर्थ कर रहे हो कि अपने एक पैराग्राफ या आधा पैराग्राफ लिखा है, अपने आउटलाइन से मैच कर रहे हो कि वो मेरा आउटलाइन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उधर तो एडिटिंग करनी ही नहीं है, उधर तो करना ही नहीं, उधर फ्लो में लिखते रहो, एडिटिंग वाला स्टेप, तो आप अपने फ्लो को रोकोगे। नहीं, वहां आपको कोई पेपर नहीं देंगे वो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग चीज है कि वो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, अगर तो बच्चे उसको सही तरीके से समझो और फॉलो करो तो। कहा था ना बॉक्सेस दिए हुए होते हैं उन्होंने टाइप करने के लिए आप लोगों को, तो उन बॉक्सेस में आप अपने आइडियाज कहीं कोने में लिख टाइप कर सकते हो, लेकिन जब वो आइडियाज आपने टाइप कर लिए हैं
तो उसके बाद जब आप अपने उसको फाइनल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने लगे हो तो उन आइडियाज को आपने वहां से रेज करना होगा। यानी कि रफ वर्क के लिए आप वो बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो एज लॉन्ग एज जाते क्वेश्चन को ओके करते करते आप अपने उन आइडियाज को डिलीट कर दो। क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ सकती है लेटर राइटिंग में, क्योंकि आपका जो ऐसे राइटिंग है उसमें तो उन्होंने वैसे ही बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, वहां आइडियाज आप लोगों ने बनाने हैं, उन्हीं को देख के आपने ऐसे लिखना है। लेटर राइटिंग में बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रेसी राइटिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, जो एक समरी लिखनी होती है रीडिंग पैसेज की, आइडियाज या 8 पॉइंट्स को लिखना है, तो वो हम अब जो माइंड में आ रहा है कि यहाँ ये एक पॉइंट हो सकता है मेन, तो उसको हम वहां लिख लें। उसके बाद उसको ट्यून कर लो, यानी कि अभी जो लिखा है बेशक वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, उस वक्त उसे लिख लिया आप, वो रफ वर्क है आपका, सामने आपका रफ वर्क आ गया छोटा सा। अब इसमें से अब आपने देखना है कि क्योंकि ट्रेसी राइटिंग भी और 8 पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना भी मैंने अपने अल्फाजों में करना है, ये तो मैंने वहां से उठाए हैं। अब ये मेरे 8 पॉइंट्स हो गए हैं, या ये मुझे लग रहा है मेरी ट्रेसी राइटिंग के लिए मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने पैराग्राफ की शक्ल देनी है। अब इनको मैं अपने ओन वर्ड, जब वो लिख लिया जो उनको चाहिए काम, जो ऊपर वाला उसी बॉक्स में ऊपर वाला जो आपका रफ वर्क है उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसके साथ अगर सबमिट करा दिया तो 0 पॉइंट्स। कीप दैट इन माइंड। तो यू नीड टू बी लाइक, वो कहते हैं ना अकल की थोड़ी सी जरूरत है, नकल तो नहीं कर रहे हो, लेकिन इधर अगर उस बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जरूर करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ऊपर जो आपने रफ वर्क किया उसको डिलीट कर दो, वरना वो 0 मार्क्स देंगे, ये माइंड में रखिएगा। तो यू नीड टू यूज दैट बॉक्स वाइजली। गुड क्वेश्चन। पेपर वो लोग नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए रीडिंग पैसेज भी थोड़ा सा हो जाता है। जो अगर आपके पास पेपर हो ना, बंदा पेन से हाईलाइट कर लेता है, ये मेरे आंसर मुझे लग रहा है एंड ऑल दैट, उधर सब कुछ माइंड में रखना पड़ता है। Two basic skills that ICAP is testing throughout our subject, मैं कहूंगी वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल यू प्रोड्यूस, यानी कि आपकी समझ बूझ कितनी अंग्रेजी लैंग्वेज की, और जो हमने काम दे दिया यानी कि आईकैप ने आप लोगों को काम दे दिया है उसके ऊपर आप हमें अंग्रेजी में क्या चीज बनाकर क्रिएट करके या प्रोड्यूस करके दे रहे हो। इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्पोजिशन। कि कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि खुद हमने जो काम दिया हुआ है कैसे समझ रहे हो, और कॉम्पोजिशन होती है कि कंपोज कैसे कर रहे हो। हमने जो आपको काम दिया है, टॉपिक दिया है, इसके ऊपर लेटर लिखो, तो हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हो आप, उसी टॉपिक पे लिख के दे रहे हो या ऑफ टॉपिक लिख के दे रहे हो, आधा पौना उस टॉपिक पे लिखा है आधा पौना हवाई बातें आपने की हुई है। तो ये दो स्किल्स वो आपके चेक कर रहे हैं कि रीडिंग पैसेज हम, ठीक है, टॉपिक हमने दे दिया है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अंग्रेजी समझ में आई है उस रीडिंग पैसेज की, कितनी अंग्रेजी समझ में आई है हमारे उस ईमेल या लेटर के टॉपिक की, आपको कितनी अंग्रेजी समझ में आई है जो हमने आपको विकैबुलरी में क्वेश्चंस दिए थे। फिर वो कॉम्पोजिशन चेक करेंगे कि जब आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हो तो क्या अंडरस्टैंड किया था उस पैसेज के बारे में, तो हमें क्रिएट करके दे रहे हो टाइप करके। तो वो दो स्किल्स चेक करें हमारी अंग्रेजी की, वो हर जगह स्टेप बाय स्टेप हमारी इंग्लिश को चेक करेंगे। जी कमिंग बैक टू रिवीजन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं बेटा? आपने रिवीजन में ये भी देखना है कि मेरा काम कंसाइज है। अगर हम पेपर की बात करें 50 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड से कम तो नहीं है, 150 वर्ड से ज्यादा तो नहीं हो रहा है मेरा काम। मेरा काम एक्यूरेट है, कंप्लीट है, मेरा काम जो है वो करेक्ट है। वो जो हमने 7 C's के बारे में पढ़ा था, तो वो हमने माइंड में रखना है कि कहीं मुझे अच्छा कर्टियस होके काम करना था, तो मैंने कहीं इम्पोलाइट लैंग्वेज या टोन तो इस्तेमाल नहीं कर दी। बाय लैंग्वेज इम्पोलाइट आई डोंट मीन कि हम कोई अब्यूजिव लैंग्वेज वहां लिखेंगे, इट्स द टोन दैट वी यूज, इट्स द स्टाइल दैट वी यूज, के सामने वाले को लगता है कि आप बहुत बॉसी हो रहे हो, आप बहुत ऑर्डर कर रहे हो, आप बहुत रूड लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की हुई विदाउट यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। नहीं हो रहा, जैसे आई वॉन्ट यू टू गिव मी समथिंग, तो वो जो वांट है ऑल्दो ये मॉडल वर्ब है, लेकिन ये वांट का वर्ड जो होता है वो जस्ट इन अ वे कन्वे कर रहा होता है कि आप चाहते हो। तो वो जब मैं चाहता हूँ ये करना, तो अगले बंदे को लगता है आप तो बॉसिंग अराउंड कर रहे हो। तो ऑल्दो ये मॉडल वर्ब ही है, लेकिन हमें सॉफ्टर मॉडल वर्ब्स को यूज करना है, जैसे कुड हो गया, वुड हो गया, मे माइट हो गए। तो वो थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग और थोड़े से पोलाइटर मॉडल वर्ब्स हैं एज कम्पेयर टू आई नीड यू टू डू दैट, आई वांट यू टू डू दैट, इवन दो नीड और वांट भी मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं, तो उनको हमने साइड पे रखना है।
other than even though you want that person, literally आप चाहते हो कि ये रिपोर्ट मेरे पास आज ही पहुंच जाए या ये फलाना काम हो जाए, to be polite. Exceptional cases are always there कि कभी आप का ये want और need का word आप डाल भी देते हो, सकते भी हो अपनी स्पोकन में भी, रिटन में भी, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन दो वर्ड्स को कम से कम यूज करें, क्योंकि अगेन ये थोड़ी सी नेगेटिविटी कन्वे करते हैं। और एज फार एज योर लेटर राइटिंग इज कंसर्न फॉर द पेपर, तो वांट और नीड को तो बिल्कुल भी नहीं डालना। रियल चलता है, एकेडमिकली नहीं चलेगा। मेरे कनेक्शन बिटवीन आइडियाज क्लियर है कि नहीं, मेरे पढ़ने वाले को डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। इसलिए कभी कभी अगर अपने काम पर शक हो रिव्यू करने के बाद भी, तो हम किसी और को पढ़ा देते हैं, ये यार ये चेक कर लो एज अ थर्ड पर्सन, आपको समझ कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही मेरी लैंग्वेज? लग रही है तो कुछ जो जो चीजें अगर गड़बड़ लग रही हैं, और तो आप उसको हाईलाइट कर दो, और साथ में उस बंदे को या उस इंसान को आप अपना आउटलाइन भी दो, या ये मेरा एजेंडा था, ये मेरा प्लान था, अब ये देख लो इस प्लान के मुताबिक मैंने ये चीज लिखी है। अगर वो कहते हैं कि हाँ लिखिए तो वेल एंड गुड है, अगर वो कहते हैं कि नहीं ये चीज आपने यहाँ मेंशन की है, फलानी जगह आपने मेंशन नहीं की, या एक्स्ट्रा कर दिया या कम, तो आपको हाईलाइट करके दे देंगे। हम सेल्फ चेक पहले करते हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे, वरना हम किसी और से भी अपने डॉक्यूमेंट को चेक करा सकते हैं। इस सिचुएशन के ऊपर आपका रीडर सेंटर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट बन जाता है जब आपका फाइनल वर्जन आ रहा होता है। तो आप फिर अदर साइड ऑफ द टेबल पे आकर सोचते हो कि मैं अगर रीडर हूं, क्या ये बातें मुझे समझ में आएंगी जो मैंने लिखी हैं, कि मेरे रीडर को ये चीजें समझ में आएंगी? रफ वर्क तो मेरे लिए था, अब मैं फाइनल ड्राफ्ट बना के तो बस आज थोड़ी देर में अगले बंदे को देने वाला हूँ, या प्रेजेंट करने वाला हूँ, या पोस्ट करने वाला हूँ, तो क्या उस बंदे को या बंदी को ये चीज मेरी समझ में आ जाएगी? तो आपने थोड़ा सा क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं कि जो चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था वो सही तरीके से क्लियर हो रही है, कन्वे हो रही है, उनके माइंड में कोई डाउट्स तो क्लियर नहीं हो क्रिएट हो जाएंगे। और अगर हो रहे हैं तो फिर वहीं अगेन स्टॉप करो और अपने उस एक्सप्रेशन को रीराइट करेंगे हम, उसको अगेन सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, रिमूव करना पड़ सकता है, कोई चीज ऐड करनी पड़ सकती है, तो वहां हम करे होते हैं। तो हमें हर जगह स्टेप बाय स्टेप या थोड़े थोड़े देर बाद टाइमली आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरे रीडर को या रीडर्स को समझ में आएगी चीज की नहीं आएगी। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होने की इस वजह से जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो सामने पहुंच जाता है। स्पीकिंग के अंदर ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि अगर कोई चीज हमें एक तो इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। अब जैसे अगर कोई भी टीचर कोई बात, या कोई भी प्रेजेंटर या कोई भी बोलने वाला कोई बात कर रहा हो, तो सामने वाले की रिफ्लेक्शन से या उनके फीडबैक से पता चल जाता है मेजोरिटी कि चीज कन्वे नहीं हो पाई जो हम बोलना चाह रहे थे, सामने वाले को नहीं समझ में आया, उसने कुछ ऐसी शक्ल बनाई है। तो हम क्या करते हैं कि फीडबैक के थ्रू ही बोलने वाला जो वो अपने वर्ड्स को दोबारा से रिफ्रेश करके उसी बात से रखने की कोशिश करता है कि शायद मेरे लिसनर्स को दोबारा समझ में आ जाए। कभी कभी लिसनर्स देयर एंड देन उसी वक्त सवाल कर देते हैं कि ये चीज समझ नहीं है, इसको जरा दोबारा क्लियर कर दीजिएगा। आप जो हो ना साइमल्टेनियसली मेंड कर सकते हो अपनी स्पीकिंग वाले को। रिटन के अंदर एक चीज लिख दी गई, प्रिंट हो गई या हैंड रिटन दी हो गई और अगले वाले को पहुंच गई, उधर आप क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते हो कि यार बेटा मेरा आई वाज ट्राइंग टू से दैट, अब समझ में आ गया, तो अगला बंदा कहेगा हाँ जी आ गया। तो हम स्पीकिंग में उसको करेक्ट करेक्ट कर सकते हैं, या उसको बेहतर यानी कि आप समझो रिवीजन देयर एंड देन हो जाती है। तो रिटन में एक चीज हो गई तो वो हो गई, तो वो इस वजह से यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, बार बार अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत होती है। ये समझ में आएगा, उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मैं कहीं हार्श तो नहीं हो रहा, या मुझे कहीं फर्म होना था तो लाइट तो नहीं हो रहा, अगला बंदा बुरा तो नहीं मान, ये उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपने अपने आप से सवाल करने की जरूरत होती है रिटन में। स्पीकिंग में थोड़ा सा ओवर एंड अबव चलता है, रिटन में यू नीड टू बी केयरफुल। आई एम नॉट सेइंग कि स्पीकिंग में आप अपना रिव्यू नहीं करते हो काम को या चेक नहीं करते हो, वो भी उसकी भी प्लानिंग होती है एंड ऑल दैट, लेकिन देयर एंड देन जब आप बोल रहे होते हो तो यू कैन इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट ट्रेनिंग और वर्कशॉप और द क्लास। आइडेंटिफाई करते हो एरर्स को, उनको करेक्ट करते हो, कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने डाल दी उसको रिमूव करते हो, बेहतर करनी है कोई कंटेंट को वो करते हो, क्लैरिटी को माइंड में रखते हो कि मेरा थ्रू आउट मेरी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम हो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम होने के एक और पॉइंट होता है कि इफ यू नो योर ऑडियंस,
अगर आपको पता है कि मेरा पढ़ने वाला कौन है, किस लेवल को बिलोंग करता है, एज क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो तो आपको ये पता है कि वो बेचारा न्यूबी है, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, वो ट्रेनी पे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, बाकी जो 3-4 बैठे हुए हैं वो 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल के तजुर्बे वाले हैं। तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके आपको कोई चीज समझानी पड़ेगी, आप अगर स्पीकिंग में भी हो या राइटिंग में भी हो। कि एक ईमेल अगर इनको भी करो उनको भी करो, बाय चांस उनको भी करना है जो अभी इंटर्नी है, तो माइंड में रखो कि मेरे मल्टीपल ऑडियंस हैं। शायद उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा कि जो मैं टर्मिनोलॉजी या जो मैं सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो इनको 2-3 को समझ में आ जाए, शायद उसको समझ में ना आए। तो एक जब आपके पास मल्टा काइंड ऑफ ऑडियंस होती है तो उसको भी माइंड में रखने की जरूरत है कि लेवल हो नहीं सकता। चाहे आपका भी 5 साल का तजुर्बा हो, आपका भी 5 साल का तजुर्बा हो, आप भी एक ही इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हुए हो, एक ही डिग्रियां की हुई है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग स्पैन आप दोनों का अलग होगा, क्योंकि आप दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हो। लेट अलोन के वो इंटर्नी है, वो तो न्यू भी है। अगर आप बिल्कुल ही एक जैसे हो, एकेडमिक वाइज भी और प्रोफेशनल वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पैन अलग होगा, क्योंकि हम अलग अलग अल्लाह ताला है। तो वो माइंड में रखने की जरूरत है कि मेजोरिटी को हमने केटर करना है। ऑब्वियसली एक एक इंसान को आप जब 1-to-1 नहीं कर रहे हो तो फिर तो इस तरह नहीं कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी को माइंड में रखने की जरूरत होती है कि हम इस लेवल की रखें कि मेजोरिटी लोगों को समझ में आए। सेल्फ रीड आप खुद कर सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा था। कभी कभी आप किसी सीनियर स्टाफ मेंबर से, सुपरवाइजर से, आप जो हो वो अपने काम को प्रूफ रीड करवा सकते हो, क्योंकि ये चीज मैंने कर ली है। कभी कभी आप अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं ऐसे टॉपिक्स पे भी, कभी कभी आप अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो जिसमें आपको ऐसा सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई मैं असाइनमेंट दे दूं कि बेटा ऐसा करो कि लाइक 2 पेज का किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जो हो वो 2 पेज का डॉक्यूमेंट मुझे लिख के दो। अब वो अब आपकी मर्जी होगी कि आपको जो ऑलरेडी टॉपिक पता है उस पर लिखो, जो कि कोई भी नेट से टॉपिक उठाया उसके ऊपर लिख दो। तो अगर कोई नेट से टॉपिक उठा रहे हो और उस पर लिख रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड नॉलेज, तो फिर आपको चाहिए कि वो अपना 2 पेज का डॉक्यूमेंट किसी बंदे को पढ़ाओ जिसके पास उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, ताकि वो देखे कि भाई मैंने ये नेट से टॉपिक उठाया था, ऐसा मुझे लिखना था इसके ऊपर, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप पढ़ के बता दो कि मैंने अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट लिखा है, ऐसा है कि मैं सबमिट करा सकता हूँ ये असाइनमेंट के तौर पर। और जो बच्चा अपनी मर्जी के टॉपिक पे लिख रहा है, जारी बात है उसको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो बच्चा बाय ऑल मींस खुद ही प्रूफ रीड कर सकता है उस काम। यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर ना टीचर्स जान जान के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, ताकि वो जाएं और एक्सप्लोर करें को नेट को। तो उनको पता होता है कि इस बच्चे की नॉलेज नहीं है इसके बारे में, या हमारा ऐसा जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो जान के यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को देती है, ताकि वो अपने माइंड को जो है ना वो होराइजन को थोड़ा सा ब्रॉडन करें, एक्सप्लोर करें, खुद जाके काम करें और सोचें और समझें और देखें उस डिफरेंट टॉपिक्स को। कभी कभी बच्चों का ये भी होता है कि जो हमारे नहीं है तो क्यों ऐसा टॉपिक दे दिया हुआ है, इसीलिए कि वही एक ही लकीर का फकीर नहीं होना ना, थोड़ा सा बच्चों को ब्रॉडन भी करना है कि आगे जाके जब लाइफ के अंदर जब इधर और उधर भी सोचना और सोचना पड़ेगा तो वो उनको परेशानी ना हो। उनको तो आदत अगर इधर की है तो इधर और ऊपर और नीचे क्या हो रहा है उनको पता तो हो कि घर गर्दन या सर घुमाना पड़ना है, या कभी कभी पूरी बॉडी ही आपको घुमानी पड़नी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली लाने के लिए कभी कभी आप प्रोफेशनल्स को भी दे सकते हो अपना पीस ऑफ राइटिंग चेक करने के लिए। आजकल के जमाने में वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं कि रिटन वर्क को आप उधर कॉपी पेस्ट करते हो तो वो भी काफी हद तक आपकी करेक्शन करके आपको दे देती हैं। तो वन वे ऑफ रिव्यूइंग कैन दैट बी आल्सो। इसमें grammarly.com बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को ग्रामर का थोड़ा सा इशू है तो वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। और अपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिस्टम में भी ये डाउनलोड हो जाता है, ईमेल्स में तो हो जाता है। तो जब हम टाइपिंग करके कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो वो आपको रेकमेंड कर देते हैं कि जी पता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, जैसे एआई है, लिखना क्या चाह रहे हो लेकिन ये लिख लोगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो वो आपको सजेशंस दे देते हैं। लेकिन आंख बंद करके उनके सजेशन को क्लिक करके अपने सेंटेंस को डिलीट करके उनका सेंटेंस डालना नहीं है, उनके सेंटेंस को पहले पढ़ना है, क्योंकि अगेन वो कंप्यूटर है, आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि उसकी सजेशन मेरे पॉइंट से मैच कर रही है, करिए तो एज इट इज उसको उतार लो, कुछ कुछ मैच करिए तो कुछ अपनी इंफॉर्मेशन रखो, और कुछ उसने जो वर्ड्स चॉइस दी थी, सेंटेंस दिया था, कुछ वो डाल दो। तो ब्लाइंडली एआई को भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई सी भी किस्म का एआई यूज करे हो, क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे
वो कंप्यूटर ही है। आपने उसको कोई चीज दी है, लिखकर कमांड दिया है, उसके कॉन्टेक्स्ट को या उसके मटेरियल को, इंफॉर्मेशन जो उसने दी है उसको पहले कि वो आपके प्लान के मुताबिक है, रादर देन कॉपी पेस्ट करके अगले बंदे को दे दो आप, कि वो कभी कभी उसमें कुछ, उसमें भी रिव्यू करने की जरूरत हो सकती है कि ये पॉइंट मेरे पॉइंट से मैच नहीं कर रहा, या ये वाली टोन मैंने इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी थी जो एआई ने कर दी है, तो कहीं ना कहीं रिवीजन की आपको वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो ये आदत भी डालो कि एआई की बेशक हेल्प लो, लेकिन अगेन इट्स टूल फॉर अस टू टेक हेल्प, नॉट कॉपी पेस्ट करना उसका काम। फिर हमने क्या किया, कुछ तो एफर्ट हमने डाली है, एआई ने तो वैसे ही हमारा काम बिगाड़ दिया हुआ है कि जो थोड़ी बहुत यहाँ हम इस्तेमाल करते तो वो भी नहीं है, अब कम से कम रिवीजन में तो इस्तेमाल कर ले इसको, वरना लिटरली जो बड़े कहते थे ना जंग लग जाएगा, तो ब्रेन को जंग ही लग जाएगा, खुदा ना खास्ता। इसकी हम बात कर चुके हैं कि ग्रामर को चेक करना है, मैकेनिक्स को आपने चेक करना है। ये इमेज मैंने आपके जो है वो बुक से ही ली है, स्क्रीनशॉट इसका। जब आप पहली रिव्यू का स्टेप आप समझो कि आपने करना है ना, तो ये आपने देखना है कि एज अ होल जो मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ उसकी कोई सरपर है, इन द सेंस कि क्या मैंने जहां से लेकर इधर तक भर दिया है, जहां मैंने हेडिंग्स देनी थी मैंने हेडिंग्स दी हैं, जहां मैंने पैराग्राफिंग करनी थी हर पैराग्राफ के बीच में मैंने जो है वो एक एक लाइन छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, कोई प्रॉपर एंडिंग की है कि नहीं की है, कहीं अजीब किस्म का वो अगर हैंड राइटिंग कर रहा हूँ नीचे की आखिरी लाइन बची थी उसके अंदर भी मैंने यूं यूं करके तो नहीं बच्चों की तरह कहीं लिख दिया। तो पहला फेस आपने देखना है कि विजुअली मेरा डॉक्यूमेंट देखने में कैसे लगा, का जो वो ये कह रहे हैं ना लेआउट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। मैंने हेडिंग्स, मैंने लिखा था आउटलाइन में मैंने हेडिंग्स डाल दी है, तो मैंने उतनी ही हेडिंग्स डाली है कि नहीं डाली, पेज को अपने कंटेंट को डिवाइड किया है पैराग्राफ्स के अंदर कि नहीं किया है। तो पहला रिव्यू का पहले तो ये चीज है, अभी हम अंदर नहीं गए, सेंटेंसेस नहीं देखे, वो आर्म्स और कप्स में अभी हम नहीं गए, तो विजुअली पहले आपने देखना है कि मेरा काम ठीक है कि नहीं। और कल वो मैंने बात की थी कि इज माई वर्क डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इंट्रो है, मिडिल सेक्शन है, मिडिल सेक्शंस भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, और मेरा कंक्लूडिंग सेक्शन है कि नहीं। इंट्रो और कंक्लूडिंग ये एक ही सेक्शन होता है या एक ही पार्ट होता है, उसमें आप दो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं बना सकते, दो कंक्लूडिंग पैराग्राफ नहीं बना सकते, एक पैराग्राफ होता है या एक पेज होता है या एक सेक्शन होता है इंट्रो का। सेम इज द केस, एक पैराग्राफ या पेज या एक सेक्शन होगा कंक्लूजन का, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना लंबा चौड़ा मिडिल पार्ट लिखते हैं। अगर हमारा 150 वर्ड्स का ऐसे मैं ले लूं, तो उसमें मुश्किल से आपके 25 वर्ड्स का इंट्रो होगा और 20 to 25 वर्ड्स का कंक्लूजन होगा, बाकी सारा जो आपका बचेगा 100 110 जो वो वर्ड्स वो आपने बॉडी सेक्शन में देने हैं। तो विजुअली देखने में क्या लग रहा है कि जितना है उतना ही मेरा बॉडी सेक्शन है, उतना ही मेरा कंक्लूजन है, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रो और कंक्लूजन को विजुअली देखने में बॉडी सेक्शन से छोटा ही होना है, चाहे वो आप 10 पेज का लिख रहे हो, चाहे वो आप हमारी तरह इस वक्त पेपर का 150 वर्ड्स का लिख रहे हो। अगर आपने एक पेज का इंट्रो और एक पेज का कंक्लूजन लिखा है तो फिर एक सेक्शन नहीं हो सकता, कम से कम 5 6 7 8 पेज का बॉडी सेक्शन होगा, तब जाकर आपका एक पेज का इंट्रो और एक पेज का जो है वो कंक्लूजन बनेगा। जितना बॉडी है उतना इंट्रो और उतना ही आपका कंक्लूजन है, 5 6 वर्ड से इधर उधर, इसका मतलब है कि हमारा लेआउट गलत है। तो ये चीजें भी वो चेकआउट करेंगे कि आपने नंबर ऑफ वर्ड जितने बॉडी पैराग्राफ्स में उतने ही अगर आपने कंक्लूजन और इंट्रो में डाल दिया, इसका मतलब है कि आपको उसकी डिवीजन नहीं पता थी, लेआउट नहीं पता था, विजुअली आपने उसको चेकआउट नहीं किया, देखने में हर पैराग्राफ एक ही जितना लग रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल वो भी 35 का, ये भी 37 का होगा, शायद ये 38 का हो जाएगा, वो 34 का हो जाएगा, आपने 150 वर्ड तो लिख दिए लेकिन डिविजन गलत कर दिए, तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे, नॉट दैट के जीरो देंगे, लेकिन वो डिडक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफिंग आपने ठीक की थी। ये कुछ टेक्निक्स है जो उन्होंने बताया, आप अपने टेक्स्ट को रीड आउट कर सकते हो लाउडली इफ यू आर कंफर्टेबल, कि मुझे अपनी गलतियां या समझ बेहतर आ रही है राइटिंग मेरी, तो आप अपने टेक्स्ट को रीड आउट कर सकते हो लाउडली जब आप रिवीजन कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चों को, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को मतलब इंसानों को जोर से पढ़ने की आदत होती है, तो वो आप कर सकते हो कि आप ही के वर्ड्स आप ही के कान में जा रहे हो,
तो इट मेक्स मोर सेंस कि ओके ये फ्लो ठीक है, जो है वो वर्ड चॉइस ठीक है, सेंटेंस ठीक है, समझ में भी आ रहा है, तो आप अपने साथ ही काइंड ऑफ इंट्रा कम्युनिकेशन कर रहे हो, पढ़ भी खुद ही रहे हो और सुन भी खुद ही रहे हो. That also helps. It's kind of a technique, not necessary कि every student or every person should. Okay, grammar errors बार बार ये आ रहे हैं कि कितना फोकस करना है. वो याद है मैंने आप लोगों के साथ एक क्राइटेरिया शेयर किया था कि हर स्टेप के ऊपर वो था ग्रामर, वोकैबुलरी और स्पेलिंग. ये तीन चीजें वो कह रहे थे कि हम हर स्टेप के ऊपर आपकी चेक करेंगे, चाहे वो आप प्रेसी कर रहे हो, चाहे लेटर कर रहे हो, चाहे आप ऐसे कर. तो ये ग्रामर का बार बार इस वजह से भी आ रहा है ताकि इम्पोर्टेंस का आपको एहसास हो कि ग्रामर के एरर्स के मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं. कोई एम्बिग्यूअस फ्रेजेस तो नहीं है, यानी कि कहना कुछ चाह रहे थे और कहा कुछ है, यानी कि लिखना कुछ था और कन्वे कोई और चीज कर रहे हो, वो तो नहीं है आपकी लिखाई के अंदर. एम्बिग्यूटी तो नहीं है, जो लिखना चाह रहे हो वही कन्वे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनको भी चेक करना है. रेपिटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए रिपीट तो नहीं कर रहे हो इन्फॉर्मेशन. जैसे कि अगर मैं वो लेटर की बात करूंगी, एक आध बच्चों ने जो है ना वो रीजनिंग अपनी रिपीट की है, इकोनॉमी के ऊपर बात की, फिर इन्फ्लेशन पे बात की, फिर इकोनॉमी के ऊपर बात कर ली कि प्राइसेस हाई हो गई. डिफरेंट वर्ड्स यूज करके बात वही हो रही थी कि महंगाई ज्यादा हो गई और तनख्वाह कम है. तो इन्फॉर्मेशन अगर वही है, वर्ड्स डिफरेंट यूज कर रहे हो, तो वो रिपीटेशन में ही आ जाएगी. रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि लिटरली आपने वर्ड्स को ही कॉपी पेस्ट कर दिया वही वाला. इन्फॉर्मेशन अगर रिपीट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव में जाएगा. आप नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे करने के लिए हम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं. ये फॉर पेपर हो गया. और वैसे भी किसी भी नॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में भी आपने इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट नहीं करना, क्योंकि एक बात जब हमने ऊपर कहीं भी कह दिया किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर, तो वो एक रीडर के लिए वो एक सेक्शन हो गया है. अगर हम उसी चीज को दोबारा वही चीज उसका हवाला दे देना, और आप जो वो नॉवेल वगैरह लिख रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज होती है. लेकिन वही इंफॉर्मेशन एज इट इज आप दोबारा डिफरेंट अल्फाजों में लिख रहे हो दूसरे तीसरे चौथे पेज के ऊपर या पैराग्राफ के अंदर, वो रिपीट इंफॉर्मेशन. रेफरेंस देना कि जी वो फलाने सन में ये हुआ था, तो उसके बाद किसी और चीज पे चले गए हो ना, रेफरेंस देकर जरा सा स्टार्ट पकड़कर, मगर यू हैव मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स, वो डिफरेंट चीज होती है. लेकिन उसी बात को दोबारा से लिख देना या कह देना कि जो आप ऑलरेडी कह चुके थे या लिख चुके थे, वो आपकी रिपीटेड इंफॉर्मेशन में आता है. उससे आपका जो प्रोफेशनल वो है पीस ऑफ राइटिंग, वो नेगेटिव में जाएगी. ऑब्वियसली उधर मार्क्स तो नहीं था, अप्रिसिएशन या डांट पिट सकती है. और पेपर की अगर मैं बात करूं तो उधर आपके मार्क्स कटेंगे. ओके, एज मेंशन्ड अबव करके आप उसका एक सेंटेंस में सिर्फ उसके बाद में बात करोगे, उसके बाद में आपको रेफरेंस देकर दूसरे बात पे जाना ही है. स्पेलिंग का भी हम बात कर चुके हैं. मिसिंग वर्ड्स, कंफ्यूज वर्ड्स, वो हमने यूजेज की बात की थी कि वर्ड्स को किस तरह इस्तेमाल करे हो. कंफ्यूज वर्ड्स तो नहीं यूज कर लिए कि जब आप पढ़ रहे हो, ओ मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो मेरा सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा. तो लफ्जों का चुनाव वेरी इंपॉर्टेंट. पंक्चुएशन की हम बात कर चुके हैं. मिसिंग और एक्सेसिव स्पेसेस, ये बात हो रही है टाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप प्रूफ रीड कर रहे हो, टाइप कर रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि हमने स्पेस बार दबा दिया है, लेकिन स्पेस बार नहीं दबा होता और दो वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं. इन और द के बीच में गैप हमने डाला अपनी मर्जी की तरफ से, लेकिन वो गैप डाला नहीं, वो इन द एक. तो ऐसे में आपने देखना कि स्पेस कहीं रह तो नहीं गई है. कभी गलती से दो दफा या तीन दफा भी आपका स्पेस बार दब जाता है, तो वो आपने देखना है कि एक्सेसिव स्पेस तो नहीं डल गई है. एक स्पेस डालनी थी ना, दो स्पेसेस तो नहीं डल गई है. ये वाली चीज जो है ना एमएस ऑफिस में तो हाईलाइट भी हो जाती है अगर हम स्पेस ना दें तो भी, और अगर हम स्पेस दे देते हैं तो भी. तो एमएस ऑफिस कवर्स दिस वाला एरिया, लेकिन फिर भी हमने माइंड में रखनी है. वो डे कंप्यूटर है, कभी कभी नहीं भी करते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इन कंप्यूटर्स में देखा है कि गलती है बट दे डोंट हाईलाइट. तो 100% आप एमएस ऑफिस पे भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो भी एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर ही है. जैसा कुछ वर्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं. मैम जो वर्ड चूज करना है उनका लेवल कैसे होना चाहिए? उनका लेवल बेटा आपके टॉपिक
जिसके ऊपर आप बात करने वाले हो या लिखने वाले हो, और आपके ऑडियंस के ऊपर होता है। जैसे मैंने आपको कल या परसों कहा था कि जैसे अगर मैंने ग्रामर की क्लास लेनी है तो मैं क्लास 2-3 के बच्चों के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स चूज करूंगी टू कन्वे सर्टेन पॉइंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में अगर मैंने बताना है। और अगर मैं बड़े बच्चों कर रही हूँ तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस वही रहेगा, लेकिन उनके लिए मैं जो एग्जांपल्स या जो एक्टिविटीज बनाऊंगी वो थोड़ी हायर लेवल की बना लूंगी। तो वो आपके ऑडियंस पे जो है ना वो रिलाई करता है कि व्हाट लेवल ऑफ ऑडियंस यू हैव एंड व्हाट इज योर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू दैट यू चूज योर वोकैबुलरी। अच्छा, ये एंड में दोबारा से रिकैप ही है उसका, रिवीजन और एडिटिंग का। ओके, वील कॉल इट अ डेट दे। इंशाल्लाह मंडे को हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों की टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह 2 दिन बाद ही, या हो भी सकता है मंडे को ही मैं करवा दूं टाइपिंग स्टार्ट। अच्छा, ये आप लोग जब ये पीपीटी खोलोगे तो ये क्लिक लिंक्स जो है वो क्लिकेबल हैं। कुछ बच्चों को अगर ब्रेकी करने का या पढ़ने का शौक है तो वो उनको क्लिक कर सकते हैं, तो वो वेबसाइट्स के ऊपर खुल जाएंगे जहाँ यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स। तो इफ यू वांट टू डू दैट तो यू कैन डू दैट, ये क्लिकेबल होते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1, online students and on campus students? कौन कौन बच्चा मार्च में देने का सोच रहा है? हाँ, मैं ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सब्जेक्ट। ओके, हो जाएगा। अगर जो जो बच्चे देना चाहते फिर उनने को क्लास मिस नहीं कर, उन्होंने जो है वो फोकस होकर पढ़ना है, ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, स्पेशली जब हमारी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी मंडे या ट्यूसडे से, तो काम करके देना है और मेरे पीछे पड़ा रहना है कि मिस हमने काम कर लिया, हमारा चेक कर लें। मुझे जो हो, आप प्राइवेटली अपना कोई काम करके दे सकते हो, मेरे से टॉपिक्स मांग सकते हो, मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कि बेटा इसके ऊपर मुझे जो ना अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको चेक करके जो होना वो वापस कर दूंगी। जो हम क्लास में कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, जो सबके साथ ही कर रहे हैं। जिन बच्चों ने जल्दी अटेम्प्ट करना है तो वो मुझे एक्स्ट्रा वर्क भी दे सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लोग पुट करोगे, थोड़ा सा क्लास में भी फोकस रहोगे, तो बाय ऑल मीन्स आप लोग आराम से मार्क्स में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हम थोड़े से ढीले पड़ेंगे कि एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, बस यहीं आधा पौना लिखा, आठ लिखा सिर्फ लेटर का, हमारा 1.5 घंटे का वो सेशन है, पूरा ये क्लास होती है, उसके अंदर हम 2 खत लिख सकते हैं, 2 घंटे का तो पूरा पेपर है आपका, लेकिन 2 मिनट का। तो अगर आप सिर्फ 5-10 मिनट 15 मिनट का काम करके उसके बाद सोच रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, इधर उधर, फिर ऐसे में प्रॉब्लम होगी। तो जिन्होंने मार्च में देना उन्होंने फोकस्ड रहना है, फिर अटेंटिव रहना है कि बस हमने करना है तो हमने करना है। सारे बच्चे सोचते हैं ऐसा कि हम करके एक दफा इसको तो साइड पे करें, क्योंकि ये समहाउ डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है बच्चों को। मैम, इस फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए हमारी? अच्छा, ये हादिया का बड़ा अच्छा सवाल है। हादिया, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना। फर्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए हमारी? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन फॉर द पेपर? है हादिया? मैम, मतलब हमने तैयारी कैसे करनी है चैप्टर की पेपर के लिए? हाँ, वही आ गए ना पेपर के लिए। तो इसमें से तो मैं तो बार बार लेक्चर्स में ये बोलती आ रही हूँ ना, उन्होंने पूछना है कि रिवीजन क्या होती है, ना उन्होंने पूछना है राइटिंग कितने होते हैं, ना उन्होंने पूछना है आइडिएशन में क्या करते हो, ना उन्होंने पूछना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। चैप्टर नंबर 1 में से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आना। चैप्टर नंबर 1 is preparing you in order to how to write properly. Okay, what are the things that you in mind or we need to keep in mind as writers to be a better writer? यानी कि हम अचानक उठे, देखो ना, आईक्यू तो अल्लाह मियां की देन है, किसी की बहुत ज्यादा भी हो सकती है,
मगर यूजुअली अगर हम बात करें तो ऐसा जो अचानक उठे और हमने पोइट्री की वो जो है ना पूरी किताब लिख दी है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। इवन अगर भी बनाना होता है घर में तो उसकी मुझे प्रेपरेशन करनी पड़ती है, यूं करके खाना नहीं ना बन जाता। तो प्रोसेस है ना ये। तो आप एक अच्छा राइटर कैसे बनोगे फॉर योर आर्टिकल से, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड स्टेप वन ये है कि अपने पेपर के लिए आप अच्छा राइटर कैसे बन रहे हो, वो ये सिखा रहे हैं आपको राइटिंग प्रोसेस में। प्लीज मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये चैप्टर, और अगर मेरी पुरानी के उसमें मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये सब्जेक्ट हमारा सिर्फ पास होने के लिए नहीं है। ये थॉट निकाल दो प्लीज। ए, और दूसरा थॉट ये कि अगर हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। प्लीज ये जो इन्फ्योरिटी या अजीब सी जो चीज है हमारे अंदर, दिस इज बैड। हम पंजाबी में भी अगर अच्छा कर पा रहे अपनी मदर टंग में, उर्दू में भी, तो हम बैड कम्युनिकेटर हैं। अंग्रेजी इज अ लैंग्वेज, उसको साइड में रखो, पहले अच्छा बोलना तो शुरू करो, मुंह से अल्फाज। अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ अंग्रेजी से तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये जो बच्चा आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, ऑन अ सीरियस नोट, इसमें आपने ये, जब आप लेटर राइटिंग करना शुरू करोगे फॉर्मेट समझने के बाद, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी सब बच्चों से कि अचानक टाइपिंग टक 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 शुरू ना हो जाए। मैंने टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक के ऊपर पहले सोचना है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 पे मेंटली चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जाना है कि मैंने पहले इस टॉपिक को समझना है, 2 दफा पढ़ना है, फिर मैंने इसकी आइडिया सोचने कि मैंने क्या इसके ऊपर लिखना है, कैसे मैंने अपने इस लेटर को आगे लेके चलना है, पैराग्राफ में क्या लिखूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आज जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि सैलरी बढ़ानी है, पर सर प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दें, ये तो एक व्हाट्सएप का मैसेज हो जाएगा ना। उसको लेटर में कैसे करना है, क्या लिखूंगा मैं उसके अंदर, कौन से पैराग्राफ में मैंने कौन सी बात लिखनी है। तो आई विल एक्सपेक्ट गाइस टू टेक 5 मिनट्स पहली दफा, कि टक 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 की आवाज नहीं आए, पहले सोचो। सारे बच्चों में तो वॉक ही करी होती है जब तक आप लोग लिख रहे होते हो, कि बच्चे सोच रहे कि नहीं सोच रहे, कि फर्स्ट चैप्टर समझ में आया था कि नहीं आया था, कि बस मिस ने लेटर दिया है तो चलो जी टाइपिंग करना शुरू कर दो। तो इसी तरह पेपर वाले दिन भी 1-1.5 मिनट दो उस टॉपिक को सोचो, उसके बारे में। जैसे इन्होंने सवाल किया था कि अगर पॉइंट्स लिखने हैं, तो उस बॉक्स के अंदर पॉइंट लिख लो कि फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ ये पॉइंट्स डालूंगा, सेकंड में ये मैं कुछ डालूंगा, उसके बाद में उसको डिलीट कर दूंगा। तो ये आपने इस तरह तैयारी करनी है फर्स्ट चैप्टर की, पेपर के लिए नहीं करनी है। आप ये समझो कि पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया क्या गया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी पीस ऑफ राइटिंग में, पेपर में, कि नहीं, ये चेक करें। मैं दोबारा बोलती हूँ कि वट एवर वी हैव अंडरस्टूड इन चैप्टर नंबर 1, वेदर इट विल रिफ्लेक्ट इन योर पेपर और नॉट, दैट इज द होल एसेंस ऑफ चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 को पढ़कर समझकर अगर हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपनी पीस ऑफ राइटिंग में, तो समझो कि हमने चैप्टर 1 को नहीं समझा सही तरीके से। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स एवरीबॉडीज क्वेश्चन। ओके गुड, चले इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस आप लोग बाय ऑल मीन मुझे वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, स्लाइड देखनी है, ये स्लाइड नंबर फलानी समझ नहीं आ रही है, कॉल नहीं करना, क्योंकि मैं जो अननोन नंबर्स हैं उनके कॉल्स अटेंड नहीं करती। वॉइस नोट सेंड करने जितने मर्जी बजे सेंड करने हैं, कोई मसला नहीं। रात को 3 बजे भी पढ़ रहे हो और अगर करना है तो कर लो, मैं रात को साइलेंट करके सोती हूँ, मैं सुबह उठूंगी तो मैं चेक कर लूंगी। तो कोई इशू नहीं है कि हाँ हम इसको 12 बजे कर देंगे, जिस वक्त जो चीज माइंड में पॉपअप हो रही है तो और पूछ लो। ठीक है, वो जैसे ही, क्योंकि आपके माइंड से तो निकल कर मुझ तक पहुंचे ना वो चीज, जब मैं देखूंगी उसको, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उस वक्त ही उसको रिप्लाई कर दूं। और अगर कुछ लंबा चौड़ा बच्चा सवाल कर देता है तो मैं उनको ये कह देती हूँ कि बेटा मैंने आपका मैसेज देख लिया, डिटेल में बात करनी है अभी।